महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि आपको 4th या 5th में हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो बस शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में होता है कि हमारे यहाँ पे बोले जाते हैं बिन पगारी फुल अधिकारी। बिन पगारी फुल अधिकारी। काम दिया गया है तुमको, तुम्हें गधे की तरह तुमसे काम कराया जा रहा है, पगार नहीं मिल रहा है। वो आदमी कहता है यार मेरे को कुछ पगार तो दो कि मेरा घर चले। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो आप बस फिल्मों पे डिपेंड नहीं कर सकते। स्वप्निल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। धन्यवाद। यस, थैंक यू। स्वप्निल जी, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। ओके, मेरा नाम स्वप्निल भोसले है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और टू बी वेरी स्पेसिफिक आई एम फ्रॉम सतारा रीजन। सतारा से? यस। तो स्वप्निल जी, हम एपिसोड शुरू करते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन से, वो है महाराष्ट्र की हिस्ट्री यानी कि मराठा हिस्ट्री। आप हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टंट बात। सो माझं नाव स्वप्नील श्रीप्रकाश भोसले आणि मी साताराचा आहे मेन। सो समझ में आया जो मैंने बोला? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, प्लीज़ हिंदी में बताइए। यस, मैंने बस मराठी में इनको इंट्रोडक्शन दिया अपने ऑडियंस को कि मैं स्वप्निल भोसले हूँ और मैं सतारा रीजन से हूँ। आई विश एपिसोड खत्म होते होते मैं आपसे कुछ मराठी सीख सकूँ। हाँ, डेफिनेटली तुम भी सीखोगे, सारे सीखेंगे। तो आप पूछ रहे थे कि मराठाओं की हिस्ट्री के बारे में। तो कैसा ना कि अभी एक हॉट टॉपिक चल रहा है कि जो मूवी आई थी छावा। तो लेट्स टॉक अबाउट मराठा एम्पायर। हाँ जी। तो मराठा एम्पायर शुरू हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज से। तो उनके जो पिताजी थे शहाजी महाराज, तो शहाजी राजे जो थे वो निज़ाम शाही में कमांडर थे। अच्छा। हाँ, तो उनके पुत्र हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज की माता जी थी जिजाऊ। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि जिजाऊ माँ जी ने उनको पहले से एक सीख दी हुई थी कि बाल शिवाजी आपको अपना स्वराज्य बनाना है। अच्छा। हाँ, तो स्वराज्य ये कंसेप्ट ऐसा होता है कि स्व मीन्स खुद का, राज्य मीन्स राज्य। तो आपको एक खुद का राज्य बनाना है जो जनता के लिए हो। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि सारा निज़ाम शाही मुग़लों का राज्य था, तो बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, तो जनता बड़ी दुख में थी। तो ऐसा हुआ था कि जो बचपन से ही उनको एक सिखाया गया था कि नहीं, हमें आपको एक स्वराज्य शुरू करना है जो जनता के लिए हो और जनता के साथ बनाया गया हो। तो ये उनकी माँ ने ही उनको सिखाया था, सीख दी थी पहले से। तो उसका एक प्राइम एग्जाम्पल ये है कि 1646 में जब शिवाजी महाराज 16 साल के थे तब उन्होंने पहला गढ़ जीता था। आप समझ सकते हो कि अपने मतलब 16 साल की उम्र होती ही क्या है, तो 16 साल की उम्र में यंग एज होती है, राइट। तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक रात में तोरना किला जीता था। अरे यस। तो तोरना, तो एक्चुअली तोरना आप अगर देखोगे तो उसका नाम गढ़ का तोरना है, लेकिन उसका एक मीनिंग होता है तोरन। तो व्हाट तोरन मीन्स, महाराष्ट्र में आप जाओगे तो ये वर्ड बहुत कॉमन होता है। तो कैसा होता है ना कि तोरण लगाते हैं हम, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत जब करनी है, गृह प्रवेश है या कोई भी आप दुकान भी शुरू करोगे या कोई बिजनेस शुरू करना है, तो एक फूलों की और पत्तों की माला लगाई जाती है। दैट इज कॉल्ड तोरण। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट। तो तोरना किला जीत के ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने स्वराज्य का तोरण बांधा है और वहां से शुरुआत हुई स्वराज्य की। तो हाँ, आई एम श्योर ये बात सब लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, मतलब हाँ, कैसा होता है कि बच्चे तो जानते हैं, मतलब कैसा है कि देखो महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि आपको 4th या 5th में हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो बस शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में होता है। तो मेरी जनरेशन जो है, हमें तो बचपन से ही एक ऐसे सुपर हीरो, क्या हम तो बाकी सुपर हीरो की बात करते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में एक ऐसा सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हम ऐसे कि किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। वी आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट हिम।
तो वो शिवाजी महाराज को इंट्रोड्यूस किया है। तो बच्चे तो जानते हैं, ये बट आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब एक सुपर हीरो Yes. कि अपने योद्धाओं को अगर इस रूप में बच्चों को सिखाया जाए तो लेगेसी में उन्हें कम से कम ये Exactly, सच्चाई पता चलेगी कि मतलब जो आजकल के स्पाइडरमैन बैटमैन के पीछे भाग रहे हैं अपने ही सुपर हीरोज होते हैं। तो बात वही होती है, हम मूवीज वगैरह देखते हैं, दैट्स आई कम टू दैट पॉइंट। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो महाराष्ट्र लोगों को तोरना के बारे में पता है, लेकिन हमारे ऑडियंस भी अभी जान जाएगी कि कहाँ से शुरुआत हुई, वर्ड कहाँ से आया। ठीक है। तो उन्होंने उसके साथ बहुत सारे बात किले जीते वगैरह वगैरह। एंड इन 1674 उनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तब तक वो शिवाजी महाराज थे, ही वॉज द गार्डियन ऑफ द डेक्कन। बट जब उन्होंने किले जीत के जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब वो छत्रपति बने। छत्रपति बने। तो तब से आज तक ही छत्रपति शिवाजी महाराज एंड वो मराठाओं के और जनता के राजा बने। तो वहाँ से शुरुआत हुई मराठा साम्राज्य की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके दो बेटे हुए, राजाराम महाराज एंड संभाजी महाराज, जो अभी छावा मूवी में दिखाया गया था। अच्छा। तो जो छावा मूवी आई है अभी, तो वो अभी कैसा है कि मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को समझने में आसानी हो। बिल्कुल। ठीक, ऐसा है कि हाँ, नई जनरेशन जो है वो सिनेमा को ज्यादा ये देती है समझने के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो आप बस फिल्मों पे डिपेंड नहीं कर सकते, यू हैव टू रीड बुक्स। कैसा है ना कि अगर मैंने भी छावा मूवी देखी है, मुझे अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा किया हुआ है वगैरह वगैरह। वहाँ पे बस उन्होंने कुछ वॉर सीक्वेंसेस दिखाए और जो एंड वाला पार्ट था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वो बुक पढ़ोगे, छावा, शिवाजी सावंत जी की जो छावा बुक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मूवी में 5% भी नहीं दिखाया गया। रियली? नहीं, मतलब आप दिखा भी नहीं सकते जिस तरह की अट्रॉसिटीज चल रही थी उस टाइम पे। क्यों संभाजी महाराज, वो सब लोग कहते हैं कि संभाजी महाराज इतने गुस्से में क्यों, वो जो करंट सिस्टम पे जो गुस्सा था वो एक तरह से उनके स्वभाव में था कि मेरी प्रजा में के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और छत्रपति होके मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं करूँगा। एग्रेशन था उन्होंने। और ऐसा नहीं है, वहाँ पे दिखाया वो 10 लैंग्वेजेस जानते थे। उन्होंने संस्कृत में ये लिया, पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है। वो बहुत अच्छे कवि थे। तो ये जो सारा जो है उस आदमी की, उन्होंने अबाउ 100 लड़ाइयाँ लड़ी। अच्छा। एक भी लड़ाई में उनकी हार नहीं हुई। तो ये जो सारा जो होता है, उनका जो शौर्य, उनका जो ग्लोरी होती है, वो आपको फिल्मों में इतने छोटे समय में नहीं दिखा सकते। 2 घंटे में कितना ही किसी की लाइफ को कितना ही दिखा सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो मेरा एडवाइस ये रहता है कि आप एक बार बुक पढ़ो, ट्रांसलेशन में अवेलेबल होते हैं, और ये तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ओके। मराठी तो बच्चे तो हम बचपन से उनको सिखाते ही रहते हैं। अभी आई डोंट नो नेक्स्ट जनरेशन का कैसा है कि देखो, मैं अभी दिल्ली के आसपास रहता हूँ, मैं हरियाणा में हूँ। अब अगर मेरे बच्चे यही पढ़ेंगे तो मुझे पता नहीं कि उनको स्कूल में कितना पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं उनको जितना ज़्यादा सिखा सकूँ, बता सकूँ उनकी एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में क्या है, कि वो कहाँ से आते हैं। जो भोसले सरनेम है, हमारे जो पूर्वज थे वो शिवाजी महाराज के साथ लड़े थे। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमारा भोसले नेम में भी दिखाया गया था, भोसले का जो लेगेसी दिखाया था, वो भोसले नाम कहाँ से आता है, हमारी लेगेसी क्या है। हम, आपको लगेगा कि भोसले नाम क्या है, लेकिन यू शुड वेयर दैट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कि यार हम भोसले हैं, हम कहाँ से आते हैं, योद्धाओं के यहाँ से आते हैं। तो मराठियों की महाराष्ट्र की मैं आपको एक खास बात बताऊंगा कि मराठा में, महाराष्ट्रियंस में ऐसा होता है कि आपका जो ट्रेड है, मतलब आपका जो काम है, उसके हिसाब से आपके सरनेम पड़ते हैं। अच्छा। हमारे मतलब पूर्वज योद्धा थे, भोसले भी थे, तो हमारा नाम भोसले पड़ा था। अच्छा। तो दूसरा था, अगर आपका नाम, एक ये होता है कि आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में ना कोई अगर राजा कोई संदेश देना चाहता है या कुछ अनाउंसमेंट करना देना, अभी तो आपको ईमेल आ जाता है अनाउंसमेंट लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग आते थे बजाते हुए, डुगडुगी बजाते थे और बड़ी सी बात करके आपको बताते थे। तो उनको वो होती थी दवंडी, महाराष्ट्र में उसको बोलते दवंडी। ठीक है। तो जो लोग वो दवंडी देते थे उनका आज का सरनेम है दवंडे। ओके, तो उनके काम के हिसाब से सरनेम। तो आपको बहुत सारे दवंडे दिखेंगे, लेकिन वो दवंडे क्यों है,
क्योंकि उनका काम वो था। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महात्मा ज्योतिबा फुले। अच्छा। वो जाने जाते हैं कि स्त्री एजुकेशन के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन उनका सरनेम है फुले। फुले मीन्स फूल मीन्स फ्लावर इन मराठी। अच्छा। तो वो फ्लावर बेचते थे। ओह, तो दैट्स व्हाई वहाँ से उनके सरनेम से तो वो कहा जाता है फुले। ओके। तो वहाँ जो मेसन पॉटरी का वर्क होता है तो उनको बोलता है कुम्हार, तो उनका सरनेम होता है कुम्हार। तो महाराष्ट्र में ऐसे ट्रेड के हिसाब से ये है। तो आपका सरनेम के हिसाब से यू कैन फाइंड आउट कि इनके पूर्वज क्या करते थे। तो इसमें कुछ हिडन नहीं है, अगर आपको पता चल गया तो ये थे तो थे। हाँ, और अभी भी वो ट्रेड चलती आ रही है। चाहे अगर आप अपने ऑक्यूपेशन पॉटरी बनाने वाले हो तो आप अगर किसी को आपको कुछ पॉट्स का, अभी भी ऐसा होता है कि गर्मी में अगर आपको कुछ मटका चाहिए तो हमारे यहाँ पे कुंभार होंगे, हम एक एरिया में स्पेसिफिक होंगे, वो हम वहीं पे जाएंगे। अगर आपको गणपति की मूर्ति चाहिए, आपको दुर्गा की मूर्ति चाहिए, कोई भी मूर्ति चाहिए गांव में, तो हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे फिक्स होते हैं कि जो जिनकी पीढ़ी से हमारे घर को वो देते होते हैं। अच्छा। तो पहले ऐसा, हाँ, आज के टाइम में भी ये चल रहा है? हाँ, चल रहा है। मतलब कैसा होता है ना कि देखो, अब एक इम्पोर्ट ऐसा होता है, गणेशोत्सव होता है महाराष्ट्र में, तो एक मूर्ति बिठाई जाती है घर में। तो ऐसा होता है कि हमारे घर का, हमारे खानदान का एक प्रॉपर एक कुंभार खानदान है, वो हमारी मूर्ति हम लोग जाके वहीं से खरीदते हैं। अच्छा। तो परंपरा जैसा हाँ, होता है ये कि बनाते हैं। पहले होता था कि उनको कुछ धान्य या कुछ धान वान दिया जाता था, अभी कैश में होता है। अच्छा। बट नथिंग एल्स। बट वो ऐसा होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आते जा रहा है कि वो बनाएंगे और हम लेके आएंगे। गाँव में ऐसा होता है। अब सिटीज़ में ऐसा होता है कि यार अभी गांव में कैसे जाएंगे, मूर्ति लेके आए जाएंगे, वो कुछ फिजिबल नहीं होता, तो हम दूसरों से खरीदते हैं। लेकिन अगर गांव में मूर्ति बैठ रही है तो वहीं से आएगी। तो मतलब ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता है कि पहले उनके फादर करते थे, फिर बच्चों ने टेक ओवर करा। लेकिन थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजी आ गई है अभी। अच्छा। वो मूर्तियों के साथ दूसरे पॉट्स बनाएंगे और कुछ ये होगा। बेसिकली ऑक्यूपेशन वही है, वही मॉडर्नाइजेशन हो गया वहाँ पे थोड़ा सा। तो ये है। तो जैसा आप हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो संभाजी महाराज पहले आए थे या पेशवा बाजीराव पहले आए? यस। तो ऐसा हुआ था कि संभाजी महाराज आए थे। संभाजी महाराज के बाद वो कैसा होता है कि फिर राजा राम महाराज आए थे, तो उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई थी राजा राम महाराज के बाद, ये सारी की सारी। और जो गादियाँ थी, वो एक गादी थी सतारा की, एक गादी होती है, और दूसरी गादी होती है कोल्हापुर की गादी। अच्छा। हाँ, अभी जो सतारा की जो गादी है वो चलाते हैं अपने छत्रपति उदयन महाराज। अच्छा। या ही इज़ अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी महाराज। तो ऐसा हुआ था कि कैसा होता है ना कि अगर साम्राज्य आपकी एक मॉडर्न एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कंपनी बढ़ गई तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर रखना पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि आप सारी जगह पे नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक पेशवा पद बनाया जो पूना से ऑपरेट होता था, कि वो सारों का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। अगर कुछ बड़े डिसीजंस हैं वो छत्रपति महाराज के पास जाएंगे और वो डिसीजंस उनके कंसल्ट में लेंगे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो पेशवा का। देन वी नो द पेशवाज आए, उसके बाद दूसरा पेशवा, तीसरा पेशवा, ये उसके बाद टिल इट गोज टिल जब ब्रिटिशर्स आए, तब तक ये पेशवा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। तो बेसिकली जो बाजीराव जो हम देखते हैं वो बाद में आए थे। वो ऐसा एक फ्लो आया था। पहले आए थे शाहजी महाराज, उसके बाद आए शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज, राजा राम महाराज के बाद दूसरे, देन तीसरे, देन पेशवाज आए थे। और अभी भी आप देखोगे तो कोल्हापुर में एक गादी है। गादी मीन्स जो वहाँ पे सिंहासन होता है। हाँ। वो, और दूसरी गादी है सतारा की। तो ये, और शुरुआत हुई थी मराठाओं की पहली राजधानी थी रायगढ़। दैट इज वहाँ पे बोला जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की शपथ ली। अच्छा। वहाँ पे एक अपना शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने अपनी उंगली काट के शपथ लिया था। इट्स स्टिल देयर, वो मंदिर वहाँ पे है, सब कुछ है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि महाराष्ट्र में आप फोर्ट्स देखोगे तो उनकी हालत आजकल थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि कैसा है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा या मुगलों ने भी थे, वो फोर्ट्स की बहुत ज़्यादा मतलब तोड़ दिए उन्होंने। कैसा होता था कि वो उनका फोर्ट्स का मेन ही पर्पज़ ये था कि सुरक्षा करे और एडमिनिस्ट्रेशन करे उसके ऊपर। और जब तक आप किला नहीं लोगे तब तक आप उस एरिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। और इतने ऊपर जाके ये करना, मुगलों की जो सेना थी वो, उनको आदत नहीं थी वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ने की। ये
सबसे ज़्यादा उनको गुरिल्ला वॉर जो होता है कि आना, अटैक करना और चले जाना, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने जंगल है, ये है कि मराठा आते, अटैक करते, सब कुछ छीन लेते, मार देते, चले जाते। ऐसा होता था कि 200 लोग आएंगे, आपके 15,000 लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, उसमें से 7-8 हजार लोगों को मार देंगे और चले जाएंगे। वो बाकी जो बचे हुए हैं वो डर के मारे वो सारा उनका ये हो जाता है कि आप करें क्या, क्योंकि सरप्राइज अटैक होता था। एग्जैक्टली। तो जब इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके या जो किले ये किए, तो उन्होंने ये किले पहले डिस्ट्रॉय किए। अगर आप देखोगे कि इतने ऊपर होके भी वो इतने टूटा फूटा क्यों है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी थी कि पहले ये तोड़ो, then and then only you can control this region। नहीं तो आप नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी वाइज कमजोर करो इनको, करो, आर्किटेक्चर बिगाड़ो जिससे थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। तो ये होता था। तो स्वप्निल जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ना बारीकी से सिखाया। इतना तो इवन मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि सिर्फ सिनेमा ही एक मीडियम बचा है। क्योंकि अब देखो, हम लोग नॉर्थ से, जैसे मैं नॉर्थ से हूँ, तो लोगों को क्या होता है, जो ये मूवीज़ आती हैं, सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, एक यही मीडियम है हमें ये हिस्ट्री जानने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि हमारे जो कोर्स में भी अगर नॉर्थ की आप बात करो तो बुक्स में बहुत लिमिटेड चैप्टर ही होते हैं। जितनी डिटेलिंग में आपके महाराष्ट्र में पढ़ाया जाता है बच्चों को, इतना नॉर्थ तक नहीं आता, सिर्फ ग्लिम्स आते हैं कुछ। तो आपको कभी कभी लगता है कि सिनेमा में बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाया जाता है, या कभी कभी आप डिसअपॉइंट भी होते होंगे कि नहीं, ये गलत दिखा दिया, इतना ग्लैमराइज और इतना ग्लोरीफाई करके जो जितना दिखाया है ऐसा नहीं था, हिस्ट्री इससे काफ़ी अलग है। तो आपको कैसी फील आती है जब ये मूवीज़ आती हैं? मूवीज़ के बारे में कैसा है ना कि ऐसा लगता है कि मूवीज़ बन रही है, ठीक है, अच्छा है, देखो कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो। अगर देखो आप आज 9 दिन में बैठ के संभाजी महाराज के बारे में जानते हो क्योंकि छावा मूवी आई, राइट? Exactly. कुछ गलत दिखाना इट्स वेरी बैड, लेकिन सच्चाई के आसपास वाला आप अगर कुछ बता रहे हो तो दैट इज गुड। तो मेरा ऐसा मानना है, बात कही कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। बेसिकली सही बताऊं तो जब मूवी आई थी तानाजी द अनसंग हीरो, मुझे एक्चुअली नहीं पता था, और बहुत लोगों को नहीं पता था कि तानाजी कौन थे। तानाजी। तो जब वो मूवी आई तब हमें पता चला कि मराठा में एक ये योद्धा भी हुए थे, जिनके बारे में ना चैप्टर्स में है ना कहीं कोई बात करता है। तो एटलीस्ट मूवी के इस माध्यम से कम लोगों को अब पता चल रहा है अपने उन हीरोज़ के बारे में, जो कभी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी देश के लिए, और उन्हें शायद आज की जनरेशन जानती भी नहीं है। तो मूवीज़ कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रही हैं, आई गेस। यस, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो कैसा होता है ना कि जो तानाजी का अपनी बात की, तानाजी मालुसरे के बारे में महाराष्ट्र में सब लोग, सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में एक प्रॉपर चैप्टर है कि, और वो चैप्टर है सिंहगढ़ के बारे में। उसका एक अलग नाम था सिंहगढ़ का पहले। जब तानाजी मालुसरे ने वो गढ़ ये जीता, वो उस टाइम पे शहीद हुए थे, तब उस गढ़ का नाम बदल के उनको वहाँ पे सिंहगढ़ नाम रखा गया था। अच्छा। उसका नाम था कोंढाना। उस गढ़ का नाम था कोंढाना। तो ऐसा था कि वो जो मूवी में डायलॉग्स है कि आधी लग्न कोंढाण्याचं मग रायबाचं। रायबा वॉज लाइक, रायबा जो थे वो तानाजी मालुसरे के सन थे, उनकी शादी थी, और स्ट्रैटेजिकली वो कोंढाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके। तो ऐसा था कि वो गढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो गढ़, लेकिन ऐसा था कि यार वो मुहिम कौन लेगा अपने लिए। तो शिवाजी महाराज गए थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो जाए, क्योंकि यार बच्चे की शादी है, क्यों ये करना। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, पहले जो है, जो शादी है, जो ये है जीतेगा, वो कोंढाना ही होगा, उसके बाद शादी होगी रायबा की। तो ये जो मूवी में डायलॉग जो है ना, वो एक्चुअली में आपको बुक्स में मिलेंगे आपको, जो उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया था। जब अपने जो तानाजी मालुसरे हैं वो शहीद हुए, तब शिवाजी महाराज ने वो वे वर्ड्स बोले थे कि गढ़ आला बट सिंह गेला। यार गिला तो आ गया, लेकिन मेरा यार शेर चला गया। तो इसलिए आज से कोंढाना का नाम मैं बदलता हूँ और उसको नाम देता हूँ सिंहगढ़। और वो सिंहगढ़ है पुणे में। अगर आप आओगे तो पुणे से बस आधे घंटे का ड्राइव है। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। आपको वो सिंहगढ़ देखने को मिलेगा। श्योर, मतलब जब हिस्ट्री में अगर उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई तो डेफिनेटली वो तो अपना टॉपिक बात चल रही थी कि मूवीज़ के बारे में। तो राइट, तो ऐसा होता है कि यार मूवीज़ के से आपको पता चलता है ये चीज़ है।
कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाना चाहिए। और ज़्यादा रियलिटी भी कैसी होती है ना कि देखो, रियलिटी थोड़ी सी ऑकवर्ड करती है आपको। आज का अपना ज़माना ऐसा है कि आप ज़्यादा रियल भी नहीं दिखा सकते और ज़्यादा रॉ भी नहीं दिखा सकते, तो आपको थोड़ा सा सिनेमा का एंड ऑफ द डे पर्पस क्या है? पैसे कमाना। हाँ, उनको कहीं ना कहीं कमर्शियलाइज रखना पड़ता है अगर उसमें वो इतना सेंटिमेंट्स की भी बात होती है लोगों की, तो ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन आप ऑनेस्ट रहिए आपके पर्पस के बारे में। आप बना क्यों रहे हो? आपका मेन पर्पस नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा ये करना है। अगर आपने अच्छी कहानी बताई है, अपने सच्चे मन से कहानी बताई है ना, तो लोगों को अच्छी लगेगी। आप हमारे यहाँ पे इतनी इंस्पायरिंग कहानियाँ हैं कि आपको कुछ झूठा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वो जो ऑनेस्ट एफर्ट है उससे आप सच्ची कहानियाँ बताइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों को पसंद करेंगे। एग्जाम्पल्स वही है ना। और जो रीजन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्रीय होती तो महाराष्ट्रियन की ही कहानी बताऊँ। अब बहुत सारे ऐसे योद्धा है पूरे इंडिया में, आप उनकी दीजिए, वो रीजन आपको वो मॉनेटरी बेनिफिट देगा। छावा आपने बनाई है, आप देखोगे कि छावा का 80% जो है 600 करोड़ का बॉडी, दैट इज केम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप साउथ का जो कोई अच्छा हीरो है उसकी कहानी बताइए। पंजाबियों में बहुत बड़े बड़े ये है, आप उनकी कहानी बताइए, तो वो रीजन आपको देगा, क्योंकि आप उनकी कहानी, उनकी मिट्टी की कहानी बता रहे हैं। ये और ऑनेस्टी से बता रहे हैं। ऑनेस्टी दिखती है। बहुत सारे मूवीज आती है, फ्लॉप हो जाती है, देखो एफर्ट्स दिखते हैं। अग्री, इस पे तो मैं अग्री करता हूँ। जिसने मेहनत की है, सच्चाई से की है ना, तो वो दिख जाएगी। स्वप्निल जी, आपने बहुत ही अच्छे से ये भी एक्सप्लेन करा, बट आप मुझे थोड़ा सा महाराष्ट्र के ना कल्चर के बारे में बताइए, क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जो खुद में ही बहुत डाइवर्सिटी दिखाता है। वहाँ पे आपको तो ऐसा सुना है कि इतने थोड़ी दूर में ही कल्चर चेंज होता चला जाता है, तो कैसा होता है? हाँ, एक मराठी में कहावत है हमारे कि हर 7 किलोमीटर के बाद आपकी लैंग्वेज बदलेगी और 10 किलोमीटर के बाद आपका पाणी बदल जाएगा। अच्छा, और इसको मराठी में मराठी में असं की 7 किलोमीटर नंतर भाषा बदलते आणि 10 किलोमीटर नंतर पाणी बदलतं। अच्छा, स्वप्निल जी, महाराष्ट्र की बात हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुंबई की बात ना हो। बट मुंबई को मतलब नाम सुनते दिमाग में दो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, एक है अपना बॉलीवुड सिनेमा और दूसरा है वो अंडरवर्ल्ड। तो सबसे पहले दो पिक्चर बनती है। आपका क्या एक्सपेक्ट है मुंबई के बारे में? आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। ओके, तो मुंबई एक्चुअली को बोला जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों की नगरी। और ये सच है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपना कॉलेज मुंबई में किया था, देन मैं जॉब के लिए पूना आया था वगैरह वगैरह। बट आप देखोगे मुंबई ऐसा शहर है, अगर आप गए हो तो आप वहाँ पे कभी भूखा नहीं सोओगे। अच्छा। अगर आपको काम करना है, आपकी इच्छा है, तो आपको काम मिलेगा, और आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा। कुछ नहीं, जो मेहनत करेगा ना वो शहर आपको देता है वो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शहर कभी नहीं सोता। मैं आपको आई गिव यू वन एग्जांपल। जब मैं 12th में था तो मेरा जो ट्यूशन था वो सुबह 5 बजे शुरू होता था। 5 बजे मतलब हाँ, मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे मैं क्लास में होता था। 5 से 7:30 बजे तक मेरा ट्यूशन चलेगा, फिर मैं घर आऊँगा, 8 बजे मेरा कॉलेज शुरू होगा। तो ये होता है, और ये पूरा दिन चलेगा, पूरा दिन चल के फिर रात को मेरा दूसरा ट्यूशन वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा है, लाइफ वहाँ पे चलता ही रहता ईज होता है। और दूसरी बात हो रही कि ऐसा होता है कि आपको कुछ भी चाहिए रात को, या सेफ्टी की बात करें, अभी आपने अंडरवर्ल्ड की बात की थी, तो वो 90s में था, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का ऐसा था ना कि वो ऐसा था कि उनका रीजन होता था। आप वहाँ नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि पुलिस ने अपना काम करके बहुत सारा अंडरवर्ल्ड जो है वो कंट्रोल में हो गया। वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिनेमा हमारे दिमाग में इम्प्रेशन रह गया है कि यार अंडरवर्ल्ड होता था वगैरह। अंडरवर्ल्ड वगैरह मतलब गुंडे वगैरह होते ही हैं, वो हर जगह होते हैं, हर जगह में भी है। बट वहाँ का थोड़ा सिनेमा की वजह से जो लाइमलाइट ग्लोरीफाई हो गया है, ग्लोरीफाई इतना ज़्यादा कर दिया। कितने तो गैंगस्टर्स को हीरो बना गया वो आज मनिया सुरवे नाम सुनते हैं वो आता है। तो ऐसा है कि वो ट्रेंड होता है कि भाई इनको ये करो वगैरह, सिनेमा में दिखा। लेकिन मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी। आई कैन से दैट महाराष्ट्र इज द सेफेस्ट। आप रहे हो वहाँ पे तो आप अच्छा फील किया होगा। फील किया मैंने कि आप रात को 2:30-3 बजे कहीं निकल जाओ घर के बाहर, खाना खाना है आपको या कुछ वॉक के लिए जाना है, आप जा सकते हो पूरे फैमिली के साथ।
कोई आपको 2:30-3 4 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इतना मेरा तो ऐसा भी होता नहीं है। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अगर मेरी शादी की सालगिरह एनिवर्सरी है तो हमारा प्लान ऐसा होता था कि हम एक काम करेंगे, हम ऑफिस के बाद, ऐसा कि छुट्टी तो होती नहीं थी, तो हम ऐसा करेंगे यार नाइट आउट करेंगे। क्या करेंगे, ऑफिस के बाद हम पहले जाएंगे बारबेक्यू नेशन, उसमें अच्छा खासा नॉन खाना वाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे और रात का 12 बजे का शो देंगे। 12 से 2:30-3 बज जाएंगे, फिर हम जाएंगे, वहाँ से जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे। हमारा एक भैया जी होते थे वो अच्छा आइसक्रीम बनाते हैं, तो वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो इस सारे चक्कर में बज जाते 4:30-5 बज जाएंगे सुबह के। तो लेकिन सीरियसली हो जाता है, लेकिन इतने हाँ तो, और आप मूवी ख़त्म करके 2:30-3 बजे अगर हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं अपनी 2 व्हीलर पे, तो आपको वहाँ पे लड़कियाँ भी दिखेंगी कि वो अपने दोस्तों के साथ आई हुई है, आइसक्रीम खा रही है, कुछ कैजुअल माहौल है कि भाई कुछ बुक्स लेके बच्चे दिखेंगे कि चल रहे भाई पढ़ाई के लिए गए थे अब घर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपको सब कुछ एक नाइट इकोनॉमी है, डे इकोनॉमी तो अलग पार्ट होता है, लेकिन मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई इट्स लाइक मेन सिटी, तो मुंबई की एक नाइट इकोनॉमी होगी। पूरा आपको इकोनॉमिकली ये होगा कि आपको खाने में कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। पूरे ऐसे दुकान होंगे कि जो बस रात को ही खुलते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे। हाँ, मतलब तो मुझे ये पता नहीं है, ये मैं कभी होता है। गया नहीं, बट ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा दिन ऑफिस है उनका, और वो हमारे जाना, दिल्ली में night भी out ऐसा है कि अब आपको नाइट के लिए मैक्सिमम 10-11 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक सब बंद हो जाता है, फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं है। तो वहाँ ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा मुझे यहाँ जब मैं शिफ्ट हुआ तो मुझे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि मुझे तो आदत ही भाई, आदत है। हमें आता था कि मूवी देखनी, हाँ ठीक है लेट नाइट चलेंगे 12 बजे में तो लाइक 8 बजे ही बंद हो जाता है। और 8 बजे मतलब डर लगता है कि यहाँ गए अभी क्या सब कुछ बंद। तो हमारा ऐसे कि कर्फ्यू टाइप में होता है, 8 बजे से पहले सब कुछ कर लो फिर देखेंगे। अपने यहाँ इस रीजन में तो थोड़ा सा जगह पे रहे हो वहाँ से तो टोटली डिफरेंट, एकदम अपोजिट ही है, अपोजिट हो जाता है ये। तो ये स्वप्निल जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा महाराष्ट्र को, कल्चर को, इवन मुंबई को भी। अभी आप बताइए आपका फेवरेट महाराष्ट्रियन फूड कौन सा है जो आप एनी टाइम खा सकते हैं? देखो सबसे फेवरेट तो है वड़ा पाव। जो कि वर्ल्ड फेमस है, मतलब ऐसा नहीं है, और ये एग्जैजरेशन नहीं है, सब लोग वड़ा पाव बोलते हैं ऐसा नहीं है। हाँ। आपको मैं बोलता हूँ कि पूरे इंडिया में वड़ा पाव मिलते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में मिलता है ना कहीं नहीं मिलता। बहुत सारे ऑथेंटिसिटी होती है, पानी होता है। सबसे होता है कि आप जो आलू वगैरह है वो आप टेस्ट मैच कर लोगे, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है जो पाव जो होता है ना, तो वो जो रिप्लिकेट करना जो होता है ना वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो है, तो वड़ा पाव हो गया। सेकंड फेवरेट अगर आप देखोगे तो मेरा मिसल पाव है, लाइक स्पाइसी करी और उसमें फरसान वगैरह होता है। तो महाराष्ट्र में ऐसा मैं कह नहीं सकता कि यार मेरा एक ही फेवरेट है। वहाँ पे तो पूरन खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पूरन पोली होगा, पूरा थाली होगा, आमरस होगा जो अभी सीजन में है, अल्फोंसो मैंगो वर्ल्ड फेमस हापुस आम आपको ट्राई करनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि यार मैंगो उसकी स्वीटनेस क्या होती है। आप आम की टोकरी अगर घर में रखे हो पके हुए तो आपका पूरा घर महकेगा, आपको रूम फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बात करते करते उस फील्ड में जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे बचपन की याद आ रही है। कैसा होता है ना कि हापुस आम लाए जाते थे, घर में रखे जाते थे, 2-3 पेटी है, पूरा घर महकेगा। घर से अपने दूर रहने में फिर यही होता है कि मैं मिस करता हूँ। कभी कभी होता है वो कोथिंबीर वड़ी होती है, तो यहाँ लोग धनिया है, लोग लेते हैं 100 ग्राम धनिया दे, 200 ग्राम। हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिर इतना भर के धनिया आएगा, फिर उसकी कोथिंबीर वड़ी बनेगी। मैं आपके लिए एक बार कभी लेके आऊँगा, लेकिन वो इतना अमेजिंग होता है वो कोथिंबीर वड़ी, आप समझ में नहीं पाए। आलू वड़ी होता है, तो हर रीजन का स्पेशल होता है। तो ऐसा नहीं है कि यार कि ये फेवरेट चुनना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इसलिए कि यार सारे फेवरेट है, अपने बच्चों में से फेवरेट कौन सा बोलोगे? अच्छा, महाराष्ट्र में जब कोई अगर विजिट करे तो आपके हिसाब से कौन सा एक ऐसा मस्ट विजिट स्पॉट होगा कि यहाँ ज़रूर जाए? हाँ, ये भी यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप सोच नहीं सकते। देखो कोंकण रीजन है, पश्चिम महाराष्ट्र जो मेरा रीजन है, सारी जगह पे आप जाओगे ना, अगर आप बरसात में या कभी आ रहे हो तो यू शुड विजिट कोंकण। बहुत ब्यूटीफुल है। फिर आप पुणे के आसपास अगर हो, बहुत सारे होते हैं कि मुंबई और पुणे के बीच में ट्रैवल होता है लोगों का, तो वहाँ से लोनावाला खंडाला जो होता है, तो वहाँ पे अगर आप आज भी बारिश का सीज़न है ना, तो वहाँ पे बुशी डैम है, लोनावाला है, आपको कुछ ही नहीं करना। यू जस्ट हैव टू टेक अ कार एंड ड्राइव। आप पुणे से ड्राइव करके ओल्ड हाईवे से मुंबई चले जाओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। बीच में कहीं भी छोटे मोटे होटल पे रुको, चाय पकौड़े वड़ा पाव खा लो, आपका दिन बन जाएगा। आप बोलोगे यार फ्रेश हो गया। आपको किसी होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप जब आपको झरने दिखेंगे,
किसी साइड में गाड़ी लगाओ, झरने के नीचे एंजॉय करो, मजे व्यू करो, enjoy करो, व्यू खाओ एंजॉय पियो, करो, आपका खाओ इतना ही पियो, vacation आगे हो जाओ, जाएगा। चाय पियो, मस्त में आपका दिल। मैं अभी हूँ, मैं वो फूल के करके ही खुश हो रहा हूँ कि यार क्योंकि मैंने बहुत किया है कि मेरा सैटरडे संडे कभी नहीं ऐसा होता था कि यार मैं घर पे बैठा हूँ मैं फील कर पा रहा हूँ आपको अभी कैसा लग रहा कि होगा हाँ, कि जब कि यार- मैं अभी मिल जाए तो मैं आज चले जाओ। तो वहाँ पे एक भीमा शंकर है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो कि आपको हिल स्टेशन ही प्रॉपर है, पंचगनी महाबलेश्वर है, दैट इज़ वेरी नियर क्लोज टू माई प्लेस। सतारा से जो मेरा गांव भुइंज है वहाँ से तो इट्स वेरी नियर। हमारे अभी यहाँ से लोग प्लान करके महाबलेश्वर पंचगनी जाते हैं। हमारा ऐसा होता है यार क्या करना है, चलो पंचगनी चलते हैं, वहाँ से जाके पैटिस है कि उसके लिए प्लान नहीं करना पड़ता नहीं करता, पैटिस खा के आएंगे। हमारा पंचगनी की पैटिस बहुत फेमस है, और पैटिस खाने चले जाते हैं। चले जाओ कि जाओ चलो पैटिस खा के वहाँ से चले आते हैं। तो ये है, तो महाराष्ट्र में जा रहे हो ना तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पूना वगैरह रीजन में हो आप तो लोनावाला खंडाला में देख लो, आप भीमाशंकर देख लो, वहाँ पे फिर एग्रो टूरिज्म बहुत बढ़ गया वहाँ पे, वो ये कर लो। अगर आपको 2-3 दिन टाइम है आपके पास, पंचगनी महाबलेश्वर देख लो। आपको एकदम रॉ नेचर देखना है, झरने देखने हैं, पहाड़ देखने हैं, तो जस्ट महाबलेश्वर पंचगनी से नीचे उतर पहाड़ से आप पहुंचोगे कोंकण रीजन में। कोंकण इट्स अ बेस्ट थिंग। फिश खा सकते हो आप, इस सीज़न में आपको फिश मिलेंगे, आपको आम मिलेंगे। आपने कहीं ऐसा ये नेचर नहीं देखा होगा, वैसा नेचर दिखेगा आप। सपना जी, टूरिज्म की अगर बात करें तो मतलब मुंबई में या महाराष्ट्र में मतलब और भी पैन इंडिया लोग आते हैं वहाँ पे एज ए टूरिस्ट? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। देखो महाराष्ट्र में बाहर से लोग आने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि खुद का पॉपुलेशन इतना खुद का पॉपुलेशन है ही, लेकिन महाराष्ट्र की पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स है कि वो उतने में ही घूमते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। हाँ, और आपको महाराष्ट्र में पंजाबीज मिलेंगे, गुजरातीज मिलेंगे, साउथ इंडियन मिलेंगे, सारे मिलेंगे, हरियाणवी मिलेंगे, सारे मिलेंगे। तो वो जो लोग हैं, जो एक कहावत है, जो तिथे आला तो इतलाच झाला, म्हणजे जो इथे आला तो इतला झाला, मतलब जो यहाँ पे एक बार आ गया ना वो यही का हो गया, अरे वाह। वो जाएगा नहीं छोड़ के। अच्छा। तो महाराष्ट्र की बात यही है, एक बार आप जाके रह गए ना वहाँ पे तो आप कभी वहाँ से वापस नहीं आओगे। वो प्रदेश आपको अपना बना लेगा और आप उसके हो जाओगे। देन 2-3 जनरेशन के बाद आप महाराष्ट्रियन हो जाओगे, आपके बच्चे मराठी बोलेंगे। मैंने बहुत सारे पंजाबी लोग देखे, मेरा सरदार जी, प्रॉपर सरदार जी मेरे से अच्छी मराठी बोलेगा। वो वहाँ के हो चुके। आपको रिपोर्टर देखोगे महाराष्ट्रियन न्यूज चैनल में, आपको सरदार जी दिखेंगे मराठी में रिपोर्टिंग करते हुए। तो ही इज महाराष्ट्रियन। देख के बड़ा अच्छा लगता होगा। हाँ, वो तो आपको अरे ऐसे सरदार जी हाँ, मराठी बोल तो रहे बहुत मेरा वो सरदार, मेरा जो दोस्त है जस्सी, वो बोलेगा तेरे से ज़्यादा महाराष्ट्रियन मैं हूँ, तू यहाँ रहता नहीं है, अभी तू वहाँ गया, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ ही। तो ये होता है, तो वो रीजन का। अच्छा स्वप्निल जी, मतलब इसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी टाइम पहले की बात है जब एक बारी हुआ था कि आउटसाइडर्स को वहाँ पर भगाया जा रहा है या अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं कि जस्ट बिकॉज कि आप महाराष्ट्रियन नहीं हो तो आपको अच्छे से, तो मतलब आज के टाइम में भी कुछ ऐसा आपने कभी फील किया या कभी देखा ऐसा कि ये कैसा होता है ना, ये सारी ना पॉलिटिकल चीज़ें होती है, पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं। अगर जो नॉर्मल कॉमन जनता है ना, वो ये सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मेरे घर में काम करने के लिए दीदी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कौन से रीजन से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में आ रही, वो मतलब कैसे क्या ऑनेस्टली काम कर रही है, अपना घर चला रही है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। वो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं भाई, वो थोड़े दिन चलते हैं, उसके बाद बंद हो अगर जाते हैं। बाहर से आकर के लोग, जैसा आपने अभी बताया कि सेटल हो जाते हैं, तो आई गेस अगर इतना इशू होता तो उनको सेटल नहीं होने देते या सेटल ही नहीं हो पाते। आप बता रहे पंजाबी, हरियाणवी, दिल्ली तो से, बात वही होती है लोग कि आकर आपको settle वो हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। बट जो न्यूज़ एक माइंड पे इम्पैक्ट डालता है, उससे क्या होता है कि लोगों में एक इमेज बन जाती है कि अरे वहाँ जाकर सेटल होना, लाइक लोग हेल्पफुल नहीं होंगे या अपने एक जो उनका एक ऑरा होता है उसमें एंटर नहीं करने देंगे, तो लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि तो मेरा उन सबको यही कहना है कि भाई न्यूज़ मत देखो। न्यूज़ मत देखो। ये वर्स्ट तरीका है आपको किसी प्रदेश के बारे में जानना कि आप न्यूज़ से जान रहे हो। उसकी मत करो, वो डैमेज भी आप कर जाओ सकते हैं। इमेज, वो पॉजिटिव न्यूज़ हो रही नहीं आजकल। वो किसी के बारे, आप ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में आज इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं ये लोग, तो वो ज़रूरत ही नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट जानना चाहिए और खुद एक्सपीरियंस मैं बोलता हूँ कि आप एक बार आइए, जाइए उस प्रदेश में, चेक कीजिए, खुद फील कीजिए कि खुद क्या फील सच है, कीजिए क्या झूठ है, देन यू मेक योर ओन अजम्पशन। ये आप न्यूज़ पे देखोगे ना तो हो गया, आपको मतलब
भगवान के बारे में भी ये लोग गलत बता कुछ ना देंगे, कुछ ऐसा बता देते हैं कि भाई नहीं क्या हो गया। exactly. तो ये मत करो वो अच्छा न्यूज़ का। स्वप्निल जी, अभी ना पॉडकास्ट कंक्लूड करने का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले आप मराठी में कहावतें बहुत अच्छी अच्छी कभी बोल देते हैं जो थोड़ी कम समझ में आती है। तो एक कहावत आप हमेशा बोलते हैं, बिन पगार, वो एक दिस बार इज एक माय बताइए। फेवरेट। तो ऐसा देखो, हम तो मतलब कॉर्पोरेट में काम करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती है, मॉनेटरी बेनिफिट तो कुछ है नहीं। तो ये होता है कि हमारे यहाँ पे बोले जाते हैं बिन पगारी फुल अधिकारी। बिन पगारी फुल अधिकारी क्या मतलब? तो ऐसा होता है कि भाई पगार तो मिल नहीं रहा है, बस तुमको अधिकारी बना के बिठाया गया, ऑफिसर बना काम दिया गया है तुमको, तुम्हें गधे की तरह तुमसे काम कराया जा रहा है, पगार नहीं मिल रहा है। वो आदमी कहता है यार मेरे को कुछ पगार तो दो कि मेरा घर चले। सारे बोलते साहब साहब सर राजा सर, बना के बिठा दिया है मुझे, सर सर बोल रहे, पगार ही नहीं है। तो ये होता है बिन पगारी फुल अधिकारी। ये बहुत अच्छा था। तो मैं बोलता ना कि सब लोग तुम लोग सर 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 बोलते रिपोर्टिंग करा दिया है, पगार नहीं बढ़ाई, तो ये कोई जरूरत बहुत नहीं अच्छा है। था, ये मुझे याद रहेगा, बिन पगारे फुल अधिकारी। तो स्वप्निल जी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से महाराष्ट्र की मराठा हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर और सब कुछ जितना बताया हमें, शायद इतना किसी बुक पढ़ने से भी शायद उतना नहीं पता चलता, क्योंकि आप एग्जैक्टली उस जगह से हैं। आपने जो चीज़ें फील करी वो चीज़ें अपने दिल से बताई। एंड मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, इट्स अ नॉन स्क्रिप्टेड। जो बोला है अपने दिल से स्पॉन्टेनियस बोला है, हाँ, जो दिल से जो आया वो। तो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम दिया। And अगर कभी मेरा टाइम हुआ तो मैं महाराष्ट्र जरूर जाऊंगा। यस, एंड थैंक यू सो मच कैसे कि तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने प्रदेश के महाराष्ट्र के बारे में लोगों से बात कर सकूं। ये मुझे चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।